हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 8 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ONDC प्रोजेक्ट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ONDC प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया था DPIIT ने। किसने? DPIIT। चर्चा में क्यों है? क्योंकि DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है ONDC प्रोजेक्ट पर। ONDC का फुल फॉर्म क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड का प्रोजेक्ट है। पर्पस है डिजिटल मोनोपोलीज को समाप्त करना। डिजिटल मोनोपोलीज मतलब जो डिजिटल फील्ड है उस पर एकाधिकार को समाप्त करने के लिए ONDC प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया था? DPIIT ने। हालांकि ये टास्क दिया गया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को ताकि डिजिटल मोनोपोली को समाप्त किया सके। हाल ही में DPIIT ने 9 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल बनाई है डिजिटल मोनोपोली को समाप्त करने के लिए ONDC प्रोजेक्ट के तहत। इस 9 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल में नंदन नीलेकनी, आदिल जैनुल भाई और RS शर्मा जैसे लोग होंगे। क्योंकि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को टास्क दिया गया है तो उसके विषय में जान लेते हैं। 1997 में स्थापना हुई थी। चेयरमैन कौन है? आदिल जैनुल भाई। तो ONDC प्रोजेक्ट याद रखिएगा, DPIIT का प्रोजेक्ट है जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेंगुइन 3E FY3E जो कि एक मौसम सैटेलाइट है, किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में चाइना द्वारा फेंगुइन 3E सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। मौसम की जानकारी के लिए फेंगुइन सैटेलाइट लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना का जो ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है वहां से लॉन्च किया गया है फेंगुइन 3E मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ये याद रखिएगा। ये लॉन्ग मार्च 5, लॉन्ग मार्च 4C सारे चाइनीज रॉकेट हैं और फेंगुइन सैटेलाइट एक मौसम सैटेलाइट है जिसको चाइना ने लॉन्च किया है, ये जरूर आपको याद रखना है। टोटल 11 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होंगे लेकिन इतना डीप आपसे पूछेंगे नहीं। तो फेंगुइन नाम याद रखिए, लॉन्ग मार्च 4C याद रखिए। चाइना की बात करें, ये है मैप में चाइना। कैपिटल है बीजिंग, करेंसी क्या है? रेनमिनबी। प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। याद होगा आपको, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बाहितेन डैम कहाँ बन रहा है? चाइना में बन रहा है। और पहला भी जो है लार्जेस्ट डैम कहाँ है? चाइना में ही है, यांगजी रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टपेड मिनी स्मॉल टिकट लोन्स हैं, किसने लॉन्च किए हैं? तो पोस्टपेड मिनी ये लोन्स लॉन्च किए हैं पेटीएम ने। किसने? पेटीएम ने। देखिए, पोस्टपेड मिनी स्कीम के तहत पेटीएम द्वारा 250 से लेकर 1000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा 0 इंटरेस्ट रेट पर। ये जो पोस्टपेड मिनी है इसको पेटीएम ने आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, पोस्टपेड मिनी 0 इंटरेस्ट रेट पर 30 दिनों के लिए लोन दिया जाएगा 250 से लेकर 1000 रुपए तक। तो पेटीएम और आदित्य बिरला ग्रुप आपस में लॉन्च किया है। पोस्टपेड मिनी के अलावा ये पेटीएम पोस्टपेड के तहत 60,000 तक का लोन आप और ले सकते हैं। तो पेटीएम की बात कर लेते हैं। 2009 में पेटीएम की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है पेटीएम का? नोएडा में। फाउंडर एंड CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूरिज्म को बेहतर करने के लिए, देश में टूरिज्म को बेहतर करने के लिए हाल ही में टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ किसने MOU साइन किया है? तो MOU साइन किया है यात्रा.com ने। किसने? यात्रा.com ने। ये लिख लीजिए, यात्रा.com द्वारा टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बेहतर करने के लिए टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। तो इसमें कई सारे जो प्लेटफॉर्म रन किए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा उन सबका यूज किया जाएगा। तो टूरिज्म मिनिस्ट्री और यात्रा ने आपस में MOU साइन किया है टूरिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए। टूरिज्म मिनिस्टर कौन है इस समय? प्रहलाद सिंह पटेल। इस समय इंडिया में टूरिज्म काफी डाउन है कोविड क्राइसिस के चलते। हाल ही में अंकटाड और UNWTO ने एक रिपोर्ट जारी की थी, कोविड-19 एंड टूरिज्म एन अपडेट। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पेंडेमिक के कारण इंडिया में टूरिज्म 54% घट गया है 2020 के दौरान। ये रिपोर्ट आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 66A धारा 66A हाल ही में चर्चा में थी। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने इसको कब रिपील किया था, किस वर्ष? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में इसको रद्द कर दिया गया था, सेक्शन 66A। तो अजीब बात है, धारा को रद्द करने के बाद भी, यानी सेक्शन 66A को रद्द करने के बाद भी 745 केस जो है रजिस्टर्ड हो गए इस एक्ट के तहत। तो IT एक्ट की धारा 66A इसको एबॉलिश कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा कहा जाता था कि संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन है धारा 66A, क्योंकि बोलने की आजादी का हनन करती है।
66A IT एक्ट में ये जो धारा थी, आप सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं डाल सकते थे ऐसे वैसे, क्योंकि पुलिस पकड़ ले जाती थी आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 2015 में यानी 6 वर्ष पहले सेक्शन 66A को एबॉलिश कर दिया था। ये देख लीजिए, श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 में 66A धारा जो है एबॉलिश कर दी गई थी। और कौन सा आर्टिकल संविधान का उल्लंघन होता था इससे, आर्टिकल 19, इतना याद रखिएगा, बोलने की आज़ादी, जिसमें आपका प्रेस की स्वतंत्रता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी प्राकृतिक पेंट, खादी प्राकृतिक पेंट, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो खादी प्राकृतिक पेंट, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नितिन गडकरी। कौन? नितिन गडकरी। ये देख लीजिए, हाल ही में नितिन गडकरी जो कि MSME मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा भारत का पहला गाय के गोबर से निर्मित एकमात्र पेंट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है खादी प्राकृतिक पेंट। एकमात्र ऐसा पेंट है इंडिया का जो गाय के गोबर से निर्मित हुआ है। किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी जी ने। तो खादी प्राकृतिक पेंट नाम याद रखिएगा। इसके ब्रांड एम्बेसडर वही बन गए हैं, नितिन गडकरी जी। ये देख लीजिए, ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। खादी प्राकृतिक पेंट को KVIC की जयपुर यूनिट में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो कुमरप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जो जयपुर में है, KVIC का यूनिट है, वहीं पर खादी प्राकृतिक पेंट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये काऊ डंग से निर्मित इंडिया का एकमात्र पेंट है, खादी प्राकृतिक पेंट। एम्बेसडर कौन होंगे? नितिन गडकरी। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC की बात करें तो एक्ट पास हुआ था 1956 में। स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1957 में। KVIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरपर्सन है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना द्वारा हाल ही में बोल्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है राजस्थान में, राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। बोल्ड जो है बैम्बू प्लांटेशन के लिए है, फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 तक इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट क्या है? तो 2022 तक इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है 175 गीगावाट। कितना है? 175 गीगावाट। रिन्यूएबल एनर्जी 175 है, सोलर एनर्जी 100 गीगावाट है, विंड एनर्जी 60 गीगावाट है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। चर्चा में इसलिए है क्योंकि NTPC और ONGC ने आपस में हाथ मिलाया है ऑफशोर विंड एनर्जी को इंडिया में डेवलप करने के लिए। ऑफशोर विंड एनर्जी को इंडिया में डेवलप करने के लिए ONGC और NTPC ने हाथ मिलाया है, आपको याद रखना है। इंडिया की कोस्ट लाइन 76 किलोमीटर के आसपास है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इससे विंड एनर्जी और ज़्यादा बेहतर की जा सकती है डेवलप। इंडिया का टारगेट है 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना। इसमें से 100 गीगावाट सोलर एनर्जी है, 60 गीगावाट विंड एनर्जी है, बाकी 10 गीगावाट बायो पावर है, 5 गीगावाट हाइड्रो पावर है। देखिए, इंडिया में जो विंड एनर्जी बनती है उसमें टॉप पर कौन है? तमिलनाडु। वर्ल्ड में टॉप पर कौन है विंड एनर्जी में? तो चाइना टॉप पे, याद रखिएगा। तो NTPC और ONGC ने ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए आपस में हाथ मिलाया है। NTPC की बात करें, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। NTPC की स्थापना हुई थी 1975 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। NTPC के CMD कौन है? गुरदीप सिंह। और कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि NTPC द्वारा UN हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के तहत एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स डिक्लेयर किए गए हैं, और ऐसा करने वाली फर्स्ट एनर्जी कंपनी है। क्या डिक्लेयर किया इसने? एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स NTPC ने डिक्लेयर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन एशिया कप 2021 इसको किस इंडियन स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो वुमेन एशिया कप 2021 इसको महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये देख लीजिए, हाल ही में डिसाइड हो गया है कि अगले वर्ष यानी 2022 में वुमेन एशिया कप मुंबई और पुणे में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देखिए, इसी वर्ष होने वाला था 2021 में, तो 2021 का एडिशन है, लेकिन 2022 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। पहले गुजरात में कहा गया था, लेकिन कोविड क्राइसिस के चलते शायद ये महाराष्ट्र में हो रहा है। तो वुमेन एशिया कप याद रखिएगा, कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र में होगा। बायो बबल के तहत इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 3 स्टेडियम में ये मैच होंगे वुमेन एशिया कप के। सबसे बार वुमेन एशिया कप को किसने जीता है? सबसे ज्यादा बार तो चाइना ने जीता है। वर्तमान में जापान के पास वुमेन एशिया कप की चैंपियनशिप है। कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको? तो AFC वुमेन एशिया कप 1975 में पहली बार खेला गया था। कुआलालंपुर मलेशिया में AFC का हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। इतना डीप तो नहीं पूछेंगे आपसे, बस इतना याद रखें, वुमेन एशिया कप अगले साल महाराष्ट्र में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है AR2838। AR2838 हाल ही में चर्चा में है, ये क्या है या फिर किससे रिलेटेड है? तो AR2838 ये सन स्पॉट है। क्या है? सन स्पॉट। तो सन स्पॉट जो होते हैं, सूर्य पे जो धब्बे होते हैं, उनसे सोलर फ्लेयर निकलती है। काफी ऊंची
धधक निकलती है सोलर से। तो नासा ने रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है, नासा द्वारा रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है कि सूरज पर AR2838 धब्बे देखे गए हैं। ये सन स्पॉट हैं सूरज के ऊपर, इन्हीं से सोलर फ्लेयर जनरेट होती हैं। सोलर फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देती हैं सन की सरफेस का। तो AR2838 हाल ही में देखा गया सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर है। कहाँ पर? सन की सरफेस पर। इससे पहले 2017 में लगभग इतना ही बड़ा सोलर फ्लेयर देखा गया था। तो नाम है देखिएगा AR2838 सोलर फ्लेयर है। किसने देखा है? नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी जुलाई 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और एडमिनिस्ट्रेशन कौन है नासा के? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनोवेटर एम्बेसडर प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम, क्या नाम है? इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम। इसको CBSE ने लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? तो ये देख लीजिए, CBSE ने AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, CBSE ने AICTE के साथ मिलकर इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत 50,000 टीचर्स को इनोवेशन एम्बेसडर बनाया जाएगा। कितने? 50,000 टीचर्स को इनोवेशन एम्बेसडर बनाया जाएगा। हर स्कूल से, जितने भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनमें से 5 टीचर्स को चुना जाएगा। तो 50,000 टीचर्स को इनोवेशन एम्बेसडर बनाया जाएगा, जिसके लिए CBSE और AICTE ने इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो एक तरह का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है CBSE और AICTE का। CBSE की बात करें, 1962 में CBSE की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन कौन है? मनोज आहूजा। और याद रखिएगा, CBSE और NPCI ने कुछ दिन पहले ही एक फिनेंशियल लिटरेसी वर्कबुक प्रिपेयर की है क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए। फिनेंशियल लिटरेसी वर्कबुक या फिर टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ये बुक किसने लिखी है? तो लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ये बुक लिखी है कविता राव ने। किसने? कविता राव ने। देख लीजिए, लेडी डॉक्टर्स, इंडिया की पहली वुमेन डॉक्टर की कहानी है। बुक को कविता राव ने जी ने लिखा है, इतना याद रखिएगा। तो लेडी डॉक्टर्स, बस इतना याद रखिए, लेडी डॉक्टर्स बुक को लिखा गया है कविता राव जी की। अच्छा, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन डॉक्टर कौन सी थी? तो रुक्मणी रावत इंडिया की पहली फीमेल डॉक्टर थी। इन्हीं की कहानी है इस बुक में। तो लेडी डॉक्टर्स में किसकी कहानी है? रुक्मणी रावत की। लेडी डॉक्टर्स बुक को किसने लिखा है? कविता राव ने। बस इतना अंतर है। तो रुक्मणी राव इंडिया की फर्स्ट फीमेल डॉक्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष वापस से कौन चुने गए हैं? तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट वापस से बने हैं आपके सुधांशु मित्तल जी। कौन? ये हैं सुधांशु मित्तल। ये खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के वापस से प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए, इसके अलावा खो खो फेडरेशन इंडिया में जनरल सेक्रेटरी बने हैं MS त्यागी। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रेसिडेंट। तो सुधांशु मित्तल बने, दोबारा बने हैं। और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो MS त्यागी। ये अगले 4 वर्षों के लिए अपॉइंट किए गए हैं, सॉरी 5 वर्षों के लिए, 2021 से लेकर 2025 तक खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट। तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1955 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? सुधांशु मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 के दौरान टोटल कितना GST कलेक्शन रहा है? तो पिछले 8 महीनों में न्यूनतम रहा है 92,849 करोड़। कितना? 92,849 करोड़ GST कलेक्शन रहा है। ये देख लीजिए, लगातार 8 महीनों से GST कलेक्शन 1 लाख के ऊपर जा रहा था, लेकिन जून में GST कलेक्शन 92,849 करोड़ यानी 92,849 करोड़ रहा है। तो ये वैल्यू याद रखिएगा, जून में GST कलेक्शन 92,849 करोड़ रहा है। हाईएस्ट सेगमेंट किसका रहा है? तो हाईएस्ट सेक्शन रहा है IGST का, लगभग 49,000 करोड़ रहा है। सेकंड नंबर पे SGST है और थर्ड नंबर पे CGST है। तो CL वाइज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कौन सा है? IGST, फिर SGST है, फिर CGST है। टोटल GST कितना कलेक्ट हुआ है? 92,849 करोड़। सबसे ज्यादा GST पिछले 8 महीनों में कब कलेक्ट हुआ है? तो अप्रैल 2021 के दौरान सबसे ज्यादा GST आया है 1.41 लाख करोड़। ये जरूर याद रखिएगा। अब इसमें भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन वो बहुत डीप हो जाएगा। GST की बात करें तो हाल ही में GST अपने 1 जुलाई को GST ने 4 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2017 में लागू हो गया था।
संविधान के 101वें संशोधन के द्वारा। जीएसटी टोटल 5 स्लैब है जीएसटी में, 0, 5, 12, 18, 28 और गोल्ड पर कितना जीएसटी लगता है 3%। कई बार एग्जाम में पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की पहली फास्टैग यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग फैसिलिटी किस शहर में इनॉग्रेट की गई है? तो इंडिया की पहली फास्टैग यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग फैसिलिटी नई दिल्ली में इनॉग्रेट की गई है, एक मेट्रो स्टेशन पर। देख लीजिए, नई दिल्ली का एक मेट्रो स्टेशन है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। यहीं पर इंडिया की पहली फास्टैग यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग फैसिलिटी इनॉग्रेट की गई है। तो मैंने बताया आपको, पहली बार देश में फास्टैग यूपीआई बेस्ड कार पार्किंग फैसिलिटी कहां पर? नई दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर। तो यहाँ पर 55 4 व्हीलर और 174 2 व्हीलर्स खड़े हो सकते हैं। तो फास्टैग इस समय बहुत चर्चा में है। अप्रैल 2016 में आईसीआईसीआई बैंक की मदद से इसको लॉन्च किया था और 1 दिसंबर 2017 से फास्टैग मैंडेटरी कर दिया गया था। फास्टैग की वैलिडिटी कितनी होती है? 5 वर्ष और इसको 7 डिफरेंट कलर्स में इंप्लीमेंट किया जाता है। क्यों? ताकि कॉमर्शियल व्हीकल कौन सा है, प्राइवेट व्हीकल कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल व्हीकल कौन सा है, इस तरह से उसके कलर जो है डिनोट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम व्हाइटहर्स्ट हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया है कि वो किस कंपनी के प्रेसिडेंट पद से डाउन कर देंगे अपने आप को, मतलब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। तो जिम व्हाइटहर्स्ट आईबीएम के प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन कर देंगे। तो ये हैं आपके जिम व्हाइटहर्स्ट, ये देख लीजिए जिम व्हाइटहर्स्ट, ये आईबीएम प्रेसिडेंट पोस्ट से स्टेप डाउन कर देंगे। व्हाइटहर्स्ट को लास्ट वर्ष ही आईबीएम का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था और पहली बार ऐसा हो रहा है। आईबीएम में प्रेसिडेंट अलग है और सीईओ अलग है। आईबीएम के सीईओ कुछ समय पहले ही अपॉइंट हुए थे अरविंद कृष्णा, और अब उसके प्रेसिडेंट यानी जिम व्हाइटहर्स्ट, इन्होंने कहा है कि मैं स्टेप डाउन कर दूंगा। आईबीएम की बात करें, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 16 जून 1911 को स्थापना हुई थी, नई न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम किस स्टेट में बनाया जाएगा? तो भारत का पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई क्रिकेट स्टेडियम। कहाँ पे है? गुजरात में है। हाल ही उसका नाम तो बदल दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है, लेकिन आप याद रखिएगा पहले नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम। तो पहला वहां हो गया और सेकंड लार्जेस्ट कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। कहाँ पे? राजस्थान में। हालांकि राजस्थान के जयपुर में अभी भी सवाई मानसिंह स्टेडियम है, वो बात आपको याद रखनी है। तो बीसीसीआई ने अनाउंस किया है कि 100 करोड़ की लागत से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट और वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट स्टेडियम बनाया जाएगा। इससे पहले इंडिया का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा स्टेडियम है, वो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये जो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम बनाया जाएगा वो कहाँ पे होगा? जयपुर में। तो वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट कहाँ है? अहमदाबाद में। सेकंड लार्जेस्ट कहाँ है? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। और थर्ड लार्जेस्ट अब कहाँ होगा? जयपुर में होगी। ये जयपुर का जो स्टेडियम होगा इसकी कैपेसिटी होगी 75,000 लोग यहाँ पे बैठ पाएंगे। बीसीसी की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया 1928 में स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, वानखेड़े स्टेडियम में। बीसीसीआई के 39th प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। सेक्रेटरी जनरल कौन है? जय शाह। सेक्रेटरी जनरल नहीं है, सेक्रेटरी हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन मैंने नहीं लिया क्योंकि सिंगल पर्सन की डेथ हुई थी और जाने माने नाम है दिलीप कुमार जी, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिया। आप ये डायरेक्टली देख लीजिए। दिलीप कुमार जी का निधन हो गया 98 की वर्ष में, नर्वस 19 का शिकार हो गए दिलीप कुमार जी। मोहम्मद यूसुफ खान, इनका ओरिजिनल नाम है मोहम्मद यूसुफ खान, आपको ये नाम रटा होना चाहिए। पहली नहीं, इनको ट्रेजेडी किंग ऑफ इंडिया कहा जाता था, ट्रेजेडी किंग ऑफ बॉलीवुड। लास्ट मूवी आई थी कि 1998 में, जिसका नाम था किला। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा बार फिल्म फेयर अवार्ड किसने जीता है? तो दिलीप कुमार ने जीता है 8 बार, सेम शाहरुख खान ने भी 8 बार ही जीता है फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म फेयर अवार्ड की दिलीप कुमार की शुरुआत हुई थी 1954 में, तब से लेकर 8 बार जीता और सेम शाहरुख कुमार। तो 2 एक्टर हैं सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीता। दिलीप कुमार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट यह है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिलीप कुमार को किस वर्ष मिला? तो 1994 में दिलीप कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला और 2015 में पद्म विभूषण भी दिलीप कुमार को दिया गया। तो ये दोनों ईयर याद रखिएगा, इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है तो आप जरूर याद रखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इजीली का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।